हाय फ्रेंड्स, आज हम शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंधे का जोड़ जो है, अगर वो आगे की तरफ खिसकता है उसको हम एंटीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। कई बार कुछ कंडीशंस में पीछे की तरफ भी चला जाता है, जिसको पोस्टीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं। ओल्ड एज में खासतौर से एक इंफीरियर डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं और रेयरली सुपीरियर डिसलोकेशन भी होता है। तो ज़्यादातर केसेस में एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, चाहे वो इंजरी डायरेक्ट उस बोन पे लगे या गिरते हुए हाथ उस प्रकार से मुड़ जाए, तब भी ये जॉइंट फिर डिसलोकेट हो जाता है। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो वो पेशेंट का जो हाथ है, वो थोड़ा-सा जो कोहनी वाला हिस्सा है बॉडी से दूर की तरफ होता है, जिसको हम एब्डक्शन बोलते हैं, और हाथ जो है थोड़ा-सा बॉडी से बाहर की तरफ घुमा हुआ होता है। कंधे के जोड़ के पास देखेंगे तो वहाँ पे उसकी शेप बिगड़ गई होती है। जैसे थोड़ा-सा नॉर्मली अपोज़िट साइड देखेंगे तो नॉर्मल उभार दिखता है, यहाँ पर वो कंटूर खत्म हो जाता है और आप हाथ लगा के फ़ील कर सकते हैं कि वो जो बॉल थी, जो जॉइंट के अंदर थी पहले, वो सॉकेट से बाहर निकल आई है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, जिसको ड्यूगास्ट्रोस टेस्ट बोलते हैं। हम ऐसे पेशेंट जिन पे शक होता है कि शोल्डर डिसलोकेशन है, तो उनसे बोलते हैं कि अपने दूसरे कंधे को छू के दिखाएँ। अगर वो छू देते हैं, इसका मतलब जॉइंट डिसलोकेशन नहीं है। अगर वो नहीं छू पाते हैं, इसका मतलब है कि जॉइंट का डिसलोकेशन है। उसके अलावा कंधे के पास एक नर्व होती है, जिसको हम एक्सिलरी नर्व बोलते हैं। कई बार डिसलोकेशन होते-होते उस नर्व के ऊपर भी असर आ जाता है, जिसकी वजह से जो कंधे के जोड़ में बाहर की तरफ एक रेजिमेंटल बैज साइन मिलता है और बाद में ठीक होने के बाद भी वो कंधा बाहर की तरफ ले जाने में उसको दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट में जब हम देखते हैं कि कई बार ये पेशेंट घर पे ही अपने आप से मैनिपुलेट करके रिड्यूस कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक टेस्ट होता है एप्रीहेंशन साइन। इसका मतलब होता है कि जब हम जॉइंट को इस तरीके से घुमाते हैं जिस डायरेक्शन में वो बाहर निकलने की टेंडेंसी बन जाती है, तो उस पेशेंट को बहुत डर लगता है, एप्रीहेंशन होता है, तो उसको हम एप्रीहेंशन साइन बोलते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ये डिसलोकेशन हुआ था और अब जो है वो रिड्यूस हो चुका है। एक्स-रे करके हम इसकी ट्रॉमा सीरीज़ के एक्स-रेज़ होते हैं अलग-अलग, जैसे शोल्डर का एपी एक्सिलरी व्यू या वेलप्यू एक्सिलरी व्यू, इनको करके हम पता लगा लेते हैं। कुछ खास केसेस के और स्पेसिफिक एक्स-रेज़ होते हैं, जैसे वेस्ट पॉइंट व्यू या स्ट्राइकर नॉच व्यू, उससे भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे कॉमनली जो डन मेथड होता है, वो हिप्पोक्रेटिस का मेथड होता है। कोई एक इंसान भी इस मेथड से इस जॉइंट को डिसलोकेट को ठीक कर सकता है। बस वो टेक्निक आनी चाहिए, जैसे कि डायग्राम में दिखी है। दूसरा तरीका है, ये भी काफ़ी सिंपल तरीका है। अगर ऐसी कंडीशन जहाँ डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तब तक आप अवेलेबल हो, तब तक आप इस ट्रीटमेंट को भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट उल्टा लेटता है और हाथ को बाहर की तरफ लटका के रखता है, उसपे थोड़ा-सा वज़न पकड़ के, तो जिससे ये जॉइंट अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद रिड्यूस हो जाता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीसरा तरीका जो ज़्यादातर डॉक्टर्स ही करते हैं, जिसको हम कॉकर्स रिडक्शन का मेथड बोलते हैं। कॉकर्स में सबसे पहले हाथ को थोड़ा-सा खींचा जाता है सीधा करके, और उसके बाद हाथ में एक खास मूवमेंट होता है शोल्डर का, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं, उसको करते हैं। फिर उसके बाद उसको बॉडी के पास लेके आते हैं, जिसको हम एडक्शन बोलते हैं, और बाद में उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो इंटरनल रोटेशन कर देते हैं, तो जैसा कि पिक्चर्स में दिख रहा है। तो इस प्रकार से कॉकर्स मेथड से भी इसको डिसलोकेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। और भी बहुत सारे मेथड्स इसके लिए बताए गए हैं। कई बार जोड़ सारा कुछ करने के बाद भी रिड्यूस नहीं होता है, तो उसका कारण होता है कि जॉइंट के बीच में सॉफ्ट टिश्यू का आ जाना। दूसरी बात है, कई बार ये फ्रैक्चर्स के साथ भी होते हैं। अगर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर है, जो कि शोल्डर के एक हिस्से को बोला जाता है, तो वहाँ पे रिड्यूस करना मुश्किल पड़ता है। या अगर आपने रिड्यूस भी कर दिया है, तो वो जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का हिस्सा होता है, वो इतनी दूर होता है कि जिसके लिए बाद में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कई बार डिसलोकेशन के साथ-साथ जो सॉकेट का हिस्सा होता है, जिसको हम ग्लेनोइड रिम बोलते हैं, उसके अंदर भी फ्रैक्चर्स मिलते हैं, वहाँ पे भी हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो अगर पेशेंट को हमने सही तरीके से रिड्यूस नहीं किया या उसके साथ प्रिकॉशन सही तरीके से नहीं लिए गए, तो दोबारा डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, और जितना यंग पेशेंट होता है, उतना ही उसके डिसलोकेशन के दोबारा चांसेस होते हैं। जैसे कि 11 से 20 साल की एज में दोबारा डिसलोकेशन होने के चांसेस 94% होते हैं, और वहीं 30 से 40 की एज में चांसेस 50% रहते हैं, इतने कम हो जाते हैं। नर्व इंजरी के बारे में हमने बताया ही था कि एक्सिलरी नर्व की इंजरी के होने के चांसेस होते हैं। कई बार डिसलोकेशन के साथ कोई बोनी फ्रेगमेंट भी हट जाता है या टूट जाता है, उनके अलग-अलग नाम हैं। अगर हिल सेक्स लीजन हुआ है या ग्लेनोइड बोन जो उसकी लिप टूटी है,
तो उनके फ्रैक्चर्स के साथ-साथ वो भी हमें देखना होता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो होती ही है, जब जॉइंट अपनी सॉकेट से बाहर निकल के जाता है, तो जो उसके चारों तरफ सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो उसको इंजर करके ही बाहर निकलता है, तो वो इंजरी तो होती है। इसीलिए हम शुरू के पीरियड में 2-3 हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट देके रखते हैं शोल्डर में, और जिसकी वजह से बोन जो है अपनी सही जगह पे हील हो जाए। उसके अलावा पोस्टीरियर डिस्लोकेशन जो होता है, ये सारी चीज़ें जैसे एंटीरियर डिस्लोकेशन में बताई गई थी, इससे जस्ट अपोज़िट होती है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं या बिजली का झटका लगने से जिनके जॉइंट डिस्लोकेट होते हैं, उनके अंदर पोस्टीरियर डिस्लोकेशन होता है, और एक्स-रे करके हमें पता लग जाता है। उसमें भी ख़ास तौर से एपी के अलावा जो एक्सिलरी व्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता देते हैं। शुरुआत में हम वही कोशिश करते हैं कि उसको क्लोज़ रिडक्शन करें, पर जो हमने एंटीरियर डिस्लोकेशन में किया था, उससे जस्ट अपोज़िट वे में करने में इसका रिडक्शन होता है। कई बार फ्रैक्चर के साथ डिस्लोकेशन होता है, तो वहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है, चाहे वो लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या ग्लेनोइड का फ्रैक्चर हो। इंफीरियर डिस्लोकेशन जो होते हैं, ज़्यादातर केसेज़ में क्लोज़ रिडक्शन से आ जाते हैं। सो इस प्रकार से ये सारी की सारी जानकारी शोल्डर डिस्लोकेशन के बारे में है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR डेली।